जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, एजुकेशन वायर आपके लिए दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। यह दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 6 है, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया कि यह ज्योग्राफी पर आधारित टेस्ट है। प्यारे बच्चे, हम आपसे दृष्टि आईएएस के 30 टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 टेस्ट जो होंगे आपके वह जीएस पेपर नंबर 1 को टारगेट करके होंगे और 10 टेस्ट आपके सीसैट को टारगेट करके होंगे। हमने अब तक ऑलरेडी पहले जीएस के 5 टेस्ट आपसे दृष्टि आईएएस की कंप्लीट करा दिए हैं और 5 ही टेस्ट विजन आईएएस की, विद 2 से 3 टेस्ट दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर के मैंने जीएस के लगभग अब तक आपसे 12 से 13 टेस्ट मैंने जीएस के कंप्लीट करा दिए हैं। इन सब के अलावा 3 टेस्ट, जी हाँ आपने सही सुना, 3 टेस्ट आपसे अब तक सीसैट के हमने चर्चा के बिंदु बना लिए। अगर आप भी हमारे एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आपका मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगा। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जीएस का टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं क्या, जीएस का टेस्ट बंद कर दें। प्यारे बच्चे, देखिए एजुकेशन वायर अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए जाना जाता है और यदि मैं एजुकेशन के मामले में एक प्योर माइंडसेट रखता हूं और मैं इसमें कोई कटुता और कोई कटौती नहीं करूंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। जो मैं कमेंट्स कर देता हूं उसको मैं करने का पूर्ण रूप से कोशिश करता हूं। और जैसे कि आप सभी वाकिफ़ हैं, आपको 10,100 रुपीज़, मतलब कि आप देख रहे हैं 10,000 कितनी, ये 10,000 रुपये की टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ। कौन? मैं। ठीक है, मैंने देखी है कई वीडियो यूट्यूब पे, वो लगभग 5 टेस्ट करवा देते हैं या फिर उसके साथ साथ 10-10 मिनट के वीडियो लेकर के आ जाते हैं 30-30। मेरा मोटो ये नहीं है। मेरा मोटो है कि एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज से अगर जो भी जुड़ा है उसका बच्चे का रिजल्ट उठ सके और वो अपनी जो टारगेट है उसका, जहां वो चाहना चाहता है उसको अचीव कर सके। मैं जितना आपकी तैयारी में और आसान बना सकूं, आपकी मदद कर सकूं, मैं ट्राई करता रहता हूं। इन्हीं के लिए एजुकेशन वायर ने ध्यान में रखते हुए एक जीएस को फाउंडेशन करके बैच आपके चर्चा का बिंदु, जिसमें मैं स्वयं आपसे एनालिसिस कर रहा हूं, जिसमें हम पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट पर आपसे चर्चा करेंगे। कई बच्चों का एक कमेंट्स आ रहा है कि सर आपने कहा था कि पीटी 365 कवर करवाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बच्चे, हम पीटी 365 आपकी कवर करवाएंगे और जल्द ही उस पर आपकी वीडियो, मैंने कहा था कि 11 से 12 तारीख में, ठीक है, तो आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई झूठ नहीं है, आपकी वीडियो 11 से 12 तारीख में आ जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे चलिए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपने रिवीजन कराई होगा, लेकिन जो बिगिनर एस्पिरेंट्स है, आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, उन्होंने यूपीएससी का एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है, तो मैं आपको उनको बता दूं प्यारे बच्चे, जो जीएस का पेपर नंबर 1 होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? वन सेकेंड, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जी हाँ, इसी में आपको हर एक क्वेश्चन 2 का मिलता है, तो टोटल पूर्णांक आपका होता है 200 का और आपको टाइम होता है 2 आवर। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम दिख रहा है, सेम इसी तरीके से आपको पेपर में दिखेगा, तो यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक भर देना होता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है, मतलब कि अगर आप गलत उत्तर करोगे तो आप देखोगे 1/3 इसमें है ना, 1/3। ठीक है, ये दंड आपका अगर गलत उत्तर है तो उसमें काट लिया जाएगा। तो समय न लगाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए, आपको ये बातें तो महत्वपूर्ण तरीके से पता ही होंगी, न केवल हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बल्कि हम क्वेश्चन को एनालिसिस तरीके से आपका रिवीजन भी करवाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक टेस्ट को हम प्यारे बच्चे
3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना भूल गया, जो भी स्टूडेंट्स इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, जी हाँ एक बार सुन लीजिएगा, जो भी पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी, जो भी पीडीएफ पाना चाहते हैं बच्चे, तो पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम, पीडीएफ के लिए आप क्या करोगे, आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। और इन सब के अलावा आपका जो हो गया है ना, पार्ट नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सीसैट का, तो उसकी भी मैं पीडीएफ आपको अपलोड करा दूंगा और इसकी भी, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आज या फिर कल आपको पीडीएफ मिल जाए। इन सब के अलावा आप देखोगे, अगर कोई पर्सनली आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, अन्यथा आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम से आईडी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक अगर यूज करते हैं तो फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सागर चिकारे के नाम से आईडी है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कमेंट्स कीजिएगा पहला क्वेश्चन, वीडियो को पोस्ट करके। आइए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए 2 स्टेटमेंट है। पहला, पैंजिया पैंथालाशा नामक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। नंबर 2, गोंडवाना भूभाग में वर्तमान अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका शामिल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आइए देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पैंजिया पैंथालाशा नामक विशाल महानगर से घिरा हुआ था। आपको बता दें कि वर्ष 1912 में अल्फ्रेड बेकनर के द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने पृथ्वी के भूभाग के बारे में हमारी समझ को क्रांतिकारी में बदल दिया, जिसमें आप देखोगे पैंजिया लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था और पैंथालाशा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका सही हो जाएगा। वही दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गोंडवाना भूभाग में वर्तमान अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका शामिल थे। बिल्कुल, पैंजिया के दक्षिण भाग में, जिसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग इसमें शामिल थे। ये भूभाग आपस में जुड़े हुए थे और इनमें से ग्लेशियर टी-लाइट जमा जैसी समान भूवैज्ञानिक विशेषताएं भी थी। इसीलिए आप देखोगे वेगनर के दावों को और पुष्ट करने का प्रयास करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। पूछा था आपसे कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। चलिए, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा। देखिए, ये पूछ रहे हैं आपसे, पृथ्वी की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पृथ्वी की परत देके रखी है और एक तरफ उसकी मुख्य विशेषता देके रखी हुई है। आइए जान लेते हैं। पहला है स्थल मंडल, भूपर्पटी एवं सबसे ऊपरी मेंटल का निर्मित है। दूसरा, दुर्बल मंडल प्लास्टिसिटी प्रदर्शित करता है। तीसरे में है क्रोड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए एक एक करके बात करते हैं। आपने पृथ्वी तो देखी ही होगी। ये पृथ्वी का एक हमने आपसे मानचित्र बना लिया है। सबसे ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसको भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ जो बीच वाला क्षेत्र आता है इसको कहते हैं मेंटल, और इसके नीचे का जो आता है इसी को हम बोलते हैं क्रोड या फिर कोर क्षेत्र। ठीक है, इन्हीं के बीच में जैसे मोहो असभ्यता होती है, माहे होती है, मोहो होती है, ये सब असभ्यताएं होती हैं जिनसे ये अलग होता है। जो आपका मेंटल वाला रीजन होता है ये आपका लिक्विड फॉर्मेट में होता है, इसका ऊपरी जो मेंटल वाला रीजन है। पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो ये कह रहे हैं स्थल मंडल भूपर्पटी एवं सबसे ऊपरी मेंटल से निर्मित होता है। आपको बता दें कि पृथ्वी की संरचना कई परतों से निर्मित है, जिसमें प्रत्येक भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। स्थलमंडल एक कठोर बाह्य आवरण में भूपर्पटी और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल है। यह विवर्तनिकी प्लेटों में विभाजित है जो कि अंतर्निहित दुर्बल मंडल पर गतिमान होते हैं। यह परत 10 से 200 किलोमीटर तक विस्तृत है। कितनी है? 10 से 200 किलोमीटर तक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। वहीं अगर दुर्बल मंडल की बात कर लें तो दुर्बल मंडल के नीचे यह परत अर्ध पिघली हुई है। इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसमें विवर्तनिकी प्लेटों में गति होती है। यहाँ उच्च तापमान और दाब चट्टानों को धीरे धीरे विचलन में सक्षम बनाता है। एंथोसोनो शब्दों का अर्थ है कि दुर्बल, और 400 किलोमीटर तक ये विस्तृत मानी जाती है। कितनी है? 400 किलोमीटर, 200 से 400 किलोमीटर तक इसका लेंथ मानी जाती है।
तो सेकंड वाला भी करेक्ट है। वहीं थर्ड की बात कर लें कि क्रोड पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आपको बता दें कि पृथ्वी का कोर एक ठोस आंतरिक क्रोड और एक तरल बाह्य कोर में विस्तृत है, विभाजित किया जाता है। बाहरी कोर को पिघले हुए लोहे और निकेल की गति भूचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो पृथ्वी को हानिकारक सौर विकिरण से संरक्षण प्रदान करती है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। पूछा था कितने स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है, जरा समझ लेते हैं उस शब्द को भी, क्योंकि यूपीएससी ने नया पैटर्न है। यहाँ पर देखिए पेयर वाला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कितने युग्म सुमेलित हैं। कितने का मतलब है कि इन तीनों में कितने सुमेलित हैं। इनमें केवल 2 ठीक हैं, इनमें केवल 1 ठीक है, इन तीनों में तीनों ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें तीनों ठीक हैं, मतलब कि राइट हैं। देन नेक्स्ट, एक बच्चे का कमेंट्स आया था, मेरे को टेक्निकल टीम से बात हुई तो उन्होंने बताया, मैंने भी स्वयं वो कमेंट मेरे को सेंड किया गया, मैंने उस कमेंट को पढ़ा। तो वो बच्चे का कमेंट्स था, पढ़ लीजिएगा बच्चे, शायद वो रूबी नाम करके वो स्टूडेंट्स है, तो समझ लीजिएगा। आइए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एकदम आप कहते हैं कि सर कैसे इस चीज़ का पता करें, कि कई बच्चों का है कि सर जो कथन वाले स्टेटमेंट है इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। नहीं होगा, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर विचार कर रहे हैं। कथन है ये आपका पहला, हिमालय क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है, मतलब कि जो हिमालय रीजन है उसमें भूकंप आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कथन दूसरा कह रहा है कि हिमालय भारतीय और यूरेशियाई विवर्तनिकी प्लेटों की अभिसारी सीमा पर स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या फिर है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन दूसरा सही है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए बच्चे, जब आप कथन पढ़ते हैं, जब आप कथन 1 पढ़ते हैं, ठीक है, ये निष्कर्ष में भी कर सकते हो आप कथन 2 को, इसको निष्कर्ष में भी आप तब्दील कर सकते हैं। जरा समझना, ये जो कथन 1 होगा ना, हमेशा कथन जो 1 होगा ये आप देखोगे दूसरे का ऊपर टिका हुआ होगा, मतलब कि पहली लाइन की जो कथन है 1 उसकी व्याख्या करता होगा, उसका एक कारण बताता है, ये उसका रीजन बताता है कि ऐसा क्यों है। जरा समझना, ये जो कथन 2 होता है बच्चे, ये इसका आधार होता है। आपको क्या है, ये मैच कर लेना है कि इसके कुछ शब्द इससे मिलते जुलते हैं। जैसे इसमें खासतौर पर पूछ रहा है आपसे कि हिमालयी क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो आप जब पढ़ेंगे क्योंकि, देखो जब भी इस ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जिस बच्चे का भी ये डाउट है जरा समझ लेना, जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कथन 1 और कथन 2 को, तो आप कहेंगे सर जैसे हिमालय क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है क्योंकि, अब पढ़ेंगे क्योंकि, कथन 2 नहीं पढ़ेंगे आप कहेंगे क्योंकि हिमालय भारतीय और यूरेशियाई विवर्तनीय प्लेटों की अभिसारी सीमा पर अवस्थित है, इसीलिए क्या है, हिमालय क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है। अब ये इसकी सही व्याख्या भी करता है और ये दोनों सही भी हैं, क्योंकि जो आप देखोगे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने से ही क्या हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति और विकास हुआ है। हालांकि माना जाता है कि ये डबल कन्वर्जन हुआ है, डबल पहले, क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट थी यहाँ पर क्या सर 33 सागर हुआ करता था, तो उसके साथ में बनाती थी, ठीक है, तो यहाँ पर उसका हिमालय का उत्पत्ति हो रही थी। परंतु आप देखोगे जैसे ही इंडियन प्लेट आई तो इसकी वजह से और भी अच्छे से फिर हिमालय की उत्पत्ति होती चलेगी और फिर आपका एक हिमालय बना, क्लियर। चलिए, तो इसलिए आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने बच्चों का राइट आंसर ए है, कमेंट्स करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा बच्चे। देखो आपको कैसे पता चलेगा कि हम राइट कर रहे हैं या रॉन्ग, ठीक है, तब आप कमेंट्स करेंगे जब ही आपको पता चलेगा, उससे पहले आपको पता नहीं चलेगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की विवर्तनिकी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, अपसारी प्लेट सीमाएं भ्रंश घाटियों के निर्माण से जुड़ी हैं। अपसारी का मतलब होता है कि जब प्लेटें आप देखोगे क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, विपरीत दिशाओं में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, विपरीत जब दिशा की तरफ जाती हैं उसको अपसारी प्लेट कहते हैं। अभिसारी जो प्लेट होती है वो आप देखोगे एक दूसरे के समकक्ष होती है, एक दूसरे के सामने आती है, ठीक है, तो ये विपरीत नहीं होती है, ठीक है, ये क्या है, दोनों आमने सामने को आ रही हैं। अभिसारी सीमाएं प्राय बलित
पर्वतों के निर्माण का कारण बनती हैं। और ऐसे बलित पर्वत जैसे आप देखोगे, भारत हिमालय एक बलित पर्वत है, आप इसकी बात कर सकते हैं। रॉकिश पर्वत है, एंडीज पर्वत है, ठीक है, ये बलित पर्वत के ही एक उदाहरण माने जाते हैं। एटलस पर्वत है, वो भी आप देखोगे बलित पर्वत का ही एक उदाहरण माना जाता है। तीसरे में कह रहे हैं रूपांतर प्लेट सीमाएं महत्वपूर्ण ज्वालामुखीय गतिविधियां उत्पन्न करती हैं। जो रूपांतरण होती हैं प्लेटें, इस तरीके से सैमुलर चलती हैं, ठीक है, या दोनों ही इसी दिशा में चल रही हैं। तो आपको बताना है कि कितने सुमेलित हैं, मतलब कि कितने सही हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें ऑप्शंस की तरफ बढ़ें, केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, मैंने समझा तो दिया ही आपको, क्योंकि देखो ज्योग्राफी आपकी किस पर है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और एनसीईआरटी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, कर ही रहा हूं, तो वहां से आपकी सारी चीज़ें क्या है, क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि अभी अब सारी प्लेटें जो आपकी देखोगे सीमाएं भ्रंश घाटियों का निर्माण करती हैं, ये बात एकदम सही है। क्योंकि जब जब आप देखोगे ये प्लेटें दूर हटेंगी तो यहाँ पर एक घाटी का निर्माण होगा, जिसको भ्रंश घाटी कहेंगे। अभी सारी प्लेटें जब आती हैं तो बलित पर्वतों का निर्माण करती हैं, यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट भी होते हैं, ठीक है। तीसरा गलत है, रूपांतरित प्लेटों में सीमाओं में ज्वालामुखी मुख्यतः गतिविधियाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें ये होगा। तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर, तीसरा तो गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए। देन नेक्स्ट, ओके। चलिए देखिए फिर से क्वेश्चन, ये सब ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आपसे अधिकतर इस टेस्ट में पूछे जाएंगे, और इसलिए मैंने एक वीडियो आपको पहले ही ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाया था, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें और अपना अच्छे से परफॉर्म कर सकें। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भूकंपीय तरंगे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं? पी होती हैं, प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, इनको बोलते हैं लब, ये लब वेव होती है, इसको लब बोलते हैं, LOBE, लब वेव होती है, ठीक है, लब वेव। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, इट्स क्लियर है ना। चलिए तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है पी तरंगे एस तरंगों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से गमन करती हैं, मतलब कि इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। बिल्कुल, प्राइमरी तरंगे बहुत तेज चलती हैं, और प्राइमरी तरंगे आप देखोगे लिक्विड, ठोस और गैस तीनों फॉर्मेट पे चलती हैं। दूसरे कथन में कह रहे हैं कि एस तरंगे ठोस और तरल दोनों में प्रसारित हो सकती है। नहीं, ये जो होती हैं एस तरंगे, ये केवल आप देखोगे सॉलिड में चलती हैं, ये लिक्विड में नहीं चलती हैं। तीसरा है सतही तरंगे भूकंपीय तरंगों का सबसे विनाशकारी प्रकार मानी जाती हैं। ये बात एकदम सही है, जिसको एल तरंगे कहते हैं, एल वेव कहा जाता है, ये एक तरीके से आपकी विनाशकारी तरंगों में से एक मानी जाती हैं। तो कितने सही हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या है बताना है। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी बी 1 और 2, 1 और 3 सॉरी, सी 2 और 3, डी 1, 3 और 4, ठीक है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर जो आपका दूसरा सेकंड स्टेटमेंट है, दूसरा वाला जो कथन है, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा इसमें सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा होगा बच्चे? बी होगा। अब इसमें एलिमेंट मेथड भी आप लगा सकते थे क्वेश्चन में, जैसे आपको मान लीजिए मालूम है कि सर मुझे 100% पता है, मान लीजिए ये नहीं पता है, मुझे तीसरा वाला नहीं पता है, लेकिन 100% मुझे पता है कि जो एस वेव हैं ये केवल सॉलिड में चलती हैं, ना कि लिक्विड में, ये केवल सॉलिड में चलती हैं। तो मैं कहूँगा जब दूसरा आपका गलत हो जाएगा तो जहाँ जहाँ 2 है वो स्टेटमेंट होगा नहीं। देखो, ए तो गलत है, सी में भी 2 है, ये भी गलत है, और डी में भी 2 है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए, ये एलिमेंट मेथड है, जितना हो सकेगा मैं आपसे चर्चा का बिंदु बनाता रहूँगा और आपको कई ऐसे चीज़ें देता चलूँगा, ठीक है। मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट, मेरा ये आपसे टारगेट रहता है। और एजुकेशन बायर प्रतिबद्धता, अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए जाना जाता है, ठीक है, इन्हीं सब के लिए जाना जाता है, और इतना प्यार आपका मिल रहा है, जितना हो सके बस दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। बस आपसे मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। दबा के आपको कितना करना है, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, जितना हो सके दबा के शेयर करिए। डेली बेसिस पे हर एक स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास देख रहा है, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स बाद में क्लास देखेंगे, ठीक है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, ठीक है, कि आपको वीडियो को देखने के साथ साथ आपको शेयर भी कर देना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं टेस्ट सीरीज अच्छी है, टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें।
और यदि आपको लगता है कि नहीं बकवास कर रहे हैं, फालतू की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो आप डिसलाइक भी करें, अनसब्सक्राइब भी करें, हो सके तो चैनल को ब्लॉक भी करें। ठीक है, आप देखिए, आप जज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, मैं ना केवल आपको जीएस का इसका मतलब कि सीसैट, बल्कि आप देखोगे जीएस का और सीसैट का, इन सब के अलावा जीएस का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही हैं। आइए देखिए, भू आकृतिक कारक के रूप में प्रवाहित जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, भू आकृति के कारक के रूप में आपसे पूछा है, और ये पूछ रहा है प्रवाहित जल, मतलब कि जो जल प्रवाह करता है। जैसे लैक्टिक, आपको जो वाटर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्र का पानी है, नदियों का पानी है, झरनों का पानी है, सब क्या है, बह रहा है। पहला है, स्थलीय प्रवाह के कारण परत का अपरदन होता है तथा इसे नालिका एवं अवनालिका का निर्माण हो सकता है। जो आपने देखा होगा, जब देखो, मैं एज एक नॉर्मल मेरा जीवन रहा है, ठीक है, और मैंने एग्रीकल्चर का काम एक्टिविटीज़ की है, और जिसने भी एग्रीकल्चर किया होगा तो उसको बड़े अच्छे से पता होगा। देखिए, मान लीजिए आपका जो खेत है ये ऊंचा है, और आपकी साइड में एक खेत क्या है, नीचा है। ठीक है, अब यहाँ जब भी इसमें पानी भरा जाएगा, मान लीजिए यहाँ से इसमें पानी आ रहा है, और पानी क्या करेगा, ये जो मैंड बनी हुई है, इस मैंड को अगर तोड़ दे तो नीचे वाले खेत में जाएगा। ऐसा नहीं है पानी ये सब एक जगह जाएगा, ये एक रास्ता क्या करेगा, तय करेगा। अब एक रास्ता इसने तय कर लिया यहाँ पे, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक नाला बन जाएगा, और यहाँ से एकदम आपको लगेगा कि कितना मिट्टी यहाँ से बह करके इधर चला गया है कि नहीं। तो यहाँ पर एक नाली नुमा एक कहीं ना कहीं आप देखोगे शेप बना लेता है ऐसे, और इसी को अवनाली का अपरदन कहते हैं। जब भी आप बाघेलखंड बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश और खासतौर पर मध्य प्रदेश में आपको मिलते हैं, इनको भाई बहन कहा जाता है, या फिर छोटे भाई बहन या भाई भाई भी कहा जाता है। ठीक है, बाघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। ठीक है, ये खासकर उन रीजन में आपको मिलेगा, जैसे कि गंगा के दोआब वाले रीजन में आपको मिलेगा। ठीक है, पठार में आपको देखने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा है, संप्राय मैदान का निर्माण परिपक्व नदियों द्वारा पार्थिविक अपरदन के माध्यम से होता है। ये जो संप्राय मैदान है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ये गंगा बह रही है, और यहाँ से यमुना जी आ रही हैं, और ये प्रयाग में आकर के मिल रही हैं, तो ये जो एक बड़ा विशाल जो इसके बीच का दोआब का रीजन है, ये वह रीजन है जो गंगा के मैदान को कहीं ना कहीं कवर करता है, और इसी में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जी हाँ, इसी में मिलती है आपको जलोढ़, जिसको आप बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक मिलती है खादर। ठीक है, ये नहीं होती है बांगोर, जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ है, इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं। इसके नीचे ही आपको पानी के कुछ कुछ आपको, ठीक है, खड्डे हैं, जहाँ से यहाँ के किसान ट्वेल के माध्यम से, कुओं नलकूपों के माध्यम से पानी की सिंचाई और समरसेबल के माध्यम से करते हैं। तो दोनों बातें यहाँ पर ठीक हैं। ठीक है, और एक लंबे समय में ये होता है। तो आप देखोगे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है, मतलब किसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आइए अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वीडियो को पोस्ट करें। विद रेफरेंस टू दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइएगा राइट आंसर। वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर दें। विद रेफरेंस टू अर्थ लेयर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, लेयर है यहाँ पर प्राइमरी, जो करेक्टर्स इसके दे के रखे हैं, लिथोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, कोर है। ठीक है, बताइएगा राइट आंसर। कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड 2, द हिमालय रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक। द हिमालय क्यों है, स्टेटमेंट 2 है, द हिमालयन आर लोकेट अलोंग द कन्वर्जन बाउंड्री ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स, बताइएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस अर्थ टेक्टोनिक एक्टिविटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, A, B, C, D। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेमिक वेव, सीस्मिक वेव, सॉरी, P, S and S, 1, 2, 3 which of the statements given above are correct, A, B, C, D। Next, consider the following statement above running water as a geomorphic agent, 1, 2। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं, A, B, C, D। नेक्स्ट, आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7,
ये कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर इसला आकृतियाँ आपको देके रखी हैं और उनकी विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं। जैसे सर्क पूछ लिया गया है, हिमोड़ पूछ लिया गया है और ड्रमलीन पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए सर्क को देखते हैं। सर्क क्या है? ये कह रहे हैं कि सर्क हिमनद घाटी के शीर्ष पर कटोरे के आकार का एक गर्त है जिसको हम क्या कह रहे हैं? सर्क कह रहे हैं। थोड़ी मेरे को खांसी हो रही है, थोड़ा कोल्ड है तो इसकी वजह से। ठीक है, बेसिकली आपको भी ध्यान रखना है अपना और अपने परिवार का। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं हिमोड़, हिमनद जिसको टिल या फिर गोला सिम मृतिका के जमाव की लंबी एक कटके होती हैं, इसी को हिमोड़ कहते हैं। बात एकदम सही है। ड्रमलीन की अगर हम बात कर लें तो ये ग्लेशियरों के नीचे बनी अंडाकार की कटा नुमा संरचना होती है। तो यहाँ पर तीनों सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कितने सुमेलित हैं, तो इन तीनों में आप कहोगे तीनों सुमेलित है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय खंड की विशेषताएं हैं? भारत का प्रायद्वीप आपसे पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड है नहीं। पहला, कठोर नीस चट्टान। क्या भारत में आप देखोगे कठोर जो नीस की चट्टानें हैं पाई जाती हैं? बिल्कुल पाई जाती हैं। दूसरे में कह रहे हैं भूकंपीय गतिविधियों का अभाव। ये तो भाई निगेटिव है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, भारत में भूकंप के झटके देखे जाते हैं। अब जहाँ पर आपका दूसरा है इसको गलत कर देंगे, जहाँ जहाँ 2 होगा वो आंसर इसका होगा ही नहीं। मतलब कि आपका आंसर ए नहीं होगा, आपका आंसर बी नहीं होगा, आपका आंसर डी नहीं होगा। फिर आंसर तो बनना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत में आपको भूकंप देखने के लिए मिलता है, दिल्ली वाले रीजन में आपको मिलता है। और भारत के भूकंप के आधार पर भारत को 4 रीजन में बांटा गया है। जो सेंसिटिव सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो हिमालय का रीजन है, फिर उसके बाद में इस तरीके से। ठीक है, तीसरा है प्राचीन एवं खंडित पर्वत। बिल्कुल है आपके यहाँ पर। कौन सा पर्वत का उदाहरण अगर हम आपको दें तो आप कहेंगे जो कि अरावली पर्वत है, ये इसका उदाहरण है राजस्थान में। ठीक है, बीहड़ और घाटियाँ, ये बीहड़ की घाटियाँ आपको मिलती हैं। काली और लेटराइट मिट्टी आपको मिलती है। काली मिट्टी को आप तीसरे नंबर की मिट्टी कहा जाता है। बताइएगा कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट्स करें। ब्लैक जो सोयल है इसको और किस नाम से जाना जाता है? या फिर मैं क्वेश्चन बना दूं, निम्नलिखित में से रंगूर मिट्टी किसको कहा जाता है? काली, लाल, लेटराइट, जलोढ़। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि ब्लैक मिट्टी क्यों ये काली होती है? काली मिट्टी का काला रंग होने का क्या कारण है, ये भी बताइएगा। और लाल मिट्टी का लाल रंग होने का क्या कारण है? ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट्स करके बताने हैं। ठीक है, चलिए तो दैट नेक्स्ट चलते हैं। गॉट इट? यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा। आई होप की चीज़ें क्लियर होगी होंगी। चलिए, तो ये एलिमेंट मेथड था, आप इसको एलिमेंट मेथड से भी लगा सकते हैं। आइए, वायुमंडल से क्वेश्चन पूछा गया है। वायुमंडल या परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की परतें आपने देखा होगा, सबसे नीचे कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और बहिर्मंडल फिर कहा जाता है। ठीक है, लैथोस्फीयर होता है कि नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सोस्फीयर। तो वही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। पहला है क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं। देखिए, जब आप पृथ्वी की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर पहले समझा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। मान लीजिए ये पृथ्वी की एक लेयर है सबसे नीचे वाली। अब यहीं से बन रही है आपकी कौन सी एक लेयर, जिसको हम 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा नीचे कर दिया है मैंने। यहीं से बन रही है एक लेयर जिसको हम क्षोभ मंडल कहेंगे। इसके ऊपर एक सीमा बन रही है जिसको हम समताप मंडल कहेंगे। इसके ऊपर एक सीमा बन रही है जिसको हम मध्य मंडल कहेंगे। इसके और ऊपर एक और सीमा बन रही है जिससे आगे आपका बहिर्मंडल हो जाता है। क्लियर या नहीं? तो देखो, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। बरसात का होना, बादल बनना, हमारा जीवित रहना, एक्टिविटी सारी इसमें, विभिन्न प्रकार की गैसें, सभी गैसें इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, हीलियम, आर्गन, ये सारी गैसें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, इसी में बादल बनेंगे, इसी में एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो हो रही है, सारी चीज़ें इसी में हो रही हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक ट्रिक आती है, टेम्परेचर कभी कभी पूछ लेता है इसमें। ठीक है, कभी कभी टेम्परेचर आपसे पूछ लेता है, तो उस टेम्परेचर को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देखिए,
एक ट्रिक आती है DDII, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखना है। तो DD मतलब कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा ये डिक्रीज होगा, मतलब कि घटेगा ऊंचाई पर जाने पर। फिर समताप मंडल में टेम्परेचर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मध्यमंडल में टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, आयन मंडल कहते हैं जिसको, या मध्यमंडल कह सकते हैं। तो यहाँ से टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपका आयन मंडल होता है, इसमें जो आपका रीजन है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है, सॉरी यहाँ पे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में टेम्परेचर आगे जाकर भी क्या है, बढ़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। बस इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा है। हम जो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं वो कहाँ उड़ाते हैं, समताप मंडल में उड़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बादलों का निर्माण होता है। बहुत ही हल्के और नाम मात्र के बादल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उसकी हाइट ठीक ठाक हो जाती है। तो वहाँ पर वाष्प जो होता है, जलवाष्प, बहुत कम मात्रा में पहुँचता है। उन सब के अलावा यहीं पर आपको जो ओजोन परत है वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और ओजोन कैसे निर्माण कर लेती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के 3 हैं, तो Z3 उसमें आप देखोगे एक हटा करके H2O के साथ में वो क्या है, क्रिया करती रहती है और वहाँ पर ओजोन का निर्माण करती रहती है। आइए, पहला स्टेटमेंट है आपका कि क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं। बिल्कुल यहीं पर मौसमी घटनाएं होंगी, यहीं पर बरसात होगी, यहीं पर बादल बनेंगे, इवोपरेशन, टेम्परेचर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि मध्यमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपसे पूछ रहा है कि मध्यमंडल में क्या हो रहा है, दीदी वाली ट्रिक याद कीजिएगा। ये आपका क्या है, क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद में समताप मंडल है, फिर उसके बाद में आयन मंडल, इसको मध्यमंडल कहेंगे। तो यहाँ पर तापमान क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। ये कह रहे हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है और उससे सुरक्षा भी करती है। इसको अम्ब्रेला ऑफ अर्थ कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए देखिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको समझा दिया है। चलिए देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है और आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। जहां 2 होगा वो इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसमें भी एलिमेंट मेथड से ये हो रहा है, जहां पर 2 है उसको कट कर दो, बाकी का आंसर निकल आएगा। गॉट इट। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि कथन कारण वाले स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि अब तो आपको मैंने बता दिया है बेस कैसे करें, ठीक है। बच्चे कहते हैं कंफर्म नहीं हो पाता है कि कैसे कंफर्म करें। कंफर्म क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा कि कथन जो सेकंड है, स्टेटमेंट जो सेकंड है वो फर्स्ट के ऊपर है, मतलब कि जो फर्स्ट है उसका एक कारण बन रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आपको पता चलेगा और ये पढ़ के पता चलेगा। आपको अपनी पकड़ और पढ़ाई पर फोकस, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं बच्चे। कई बार मैं भी गलत हो जाता हूँ कई बार, क्योंकि कुछ इसमें वर्ड होते हैं ऐसे, कुछ सिमिलर शब्द इसमें जोड़ दिए जाते हैं, जिसके चलते क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए, कथन पहला है, तटीय क्षेत्रों में अक्सर तापमान में मध्यम उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जो तटीय रीजन होते हैं वहाँ पर आपको जो टेम्परेचर होता है, कहीं आपको ज़्यादा मिलेगा टेम्परेचर, तो कभी टेम्परेचर वहाँ पर आपको लो मिल जाएगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे जब आप वायुमंडलीय जो सिद्धांत आप पढ़ते हैं और जब भारत में बरसात की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि मान लीजिए कि मैं आपको एक चित्र से समझाना चाहता हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छे वे में इस चीज़ को समझ सकें। ये आपका है ओशियन और ये मान लीजिए आपका प्लेटो, ठीक है। ये स्थल वाला रीजन है, इसको आप स्थल मान लीजिए। अब देखिए होता है क्या बच्चे, यहाँ से सूर्य देवता है और सूर्य देवता अपने चारों तरफ क्या कर रहे हैं, प्रकाश पैदा करते हैं। इनका प्रकाश चारों तरफ जाता है, ना कि केवल पृथ्वी की तरफ ही आता है, ठीक है। सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसमें ऊर्जा ही ऊर्जा है। अब ये प्रकाश जा रहा है। अब आप बताइए, जो प्रकाश समुद्र पर आ रहा है और जो प्रकाश स्थल पर आ रहा है, ठीक है, प्रकाश दोनों पे आ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा, स्थल जल्दी गर्म होता है? बिल्कुल सर, जो मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, रेत जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। वहीं अगर जल की बात कर लें तो जो जल होता है
वो सर जल्दी नहीं, देर से गर्म होता है, स्लोली स्लोली गर्म होता है, स्लोली स्लोली गर्म होता है। अब जो चीज़ स्लोली स्लोली गर्म हो रही है तो स्लोली स्लोली ठंडी भी होगी डेफिनेटली। आप नहीं तो इसको फिजिकली आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर में क्या होगा, टब होगा, ठीक है, जिसमें हम कपड़े वॉश करते हैं, या बाल्टी होगी, ठीक है। तो एक टब में क्या करेंगे, आप ये टब ले लीजिए, इस टब में मिट्टी भर देंगे, ठीक है। इस टब में आप मिट्टी, कंक्रीट जो भी हो आप इसके अंदर भर दीजिएगा, गॉट इट। और एक बाल्टी लीजिएगा, उस बाल्टी को पानी से भर दीजिएगा, गॉट इट। दोनों को छत के ऊपर रख दीजिएगा। 1 घंटे बाद जाइएगा और देखिएगा कि धूप निकलती हो बहुत कड़क वाली, और देखिएगा कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा गर्म हुआ है, छू के देखिएगा, ठीक है। पानी ना केवल ऊपर का देखना है बल्कि पानी नीचे का भी देखना है, ठीक है। कभी कहें आप ऊपर का पानी, नीचे का भी देखिएगा। आप पाएंगे कि मिट्टी बहुत गर्म हो गई है और पानी अभी नीचे ठंडा है। क्यों? क्योंकि पानी आप देखोगे सॉलिड लिक्विड फॉर्मेट में है, और ये क्या है, इसमें प्रकाश देरी से एंट्री करता है, ये रोकता है, ये कठोर है एक तरीके से। पानी एक ठोस अवस्था, पानी को आप काट नहीं सकते, ये ध्यान में रखना है। पानी को आप काट नहीं सकते, पानी को आप जला नहीं सकते, वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है। पानी जलता नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। और उसमें कुछ उसके अवशिष्ट पदार्थ जिसमें नमक होता है वो बच जाता है। तो जल क्या है, आप देखोगे जल जल्दी गर्म होगा, देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए ये जो हवाएं हैं, अब स्थल तो गर्म हो गया, तो स्थल की हवाएं क्या होंगी बच्चे, ऊपर उठेंगी। जरा समझना, हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी स्थल की। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि ये हल्की होगी, ऊपर उठ रही है, अब यहाँ पर जो है ओशन तो इसके अपेक्षा ठंडा है लैंड के, ठीक है, स्थल के। तो यहाँ से हवाएं क्या चलेंगी, अब क्योंकि यहाँ पर जगह खाली होगी, क्योंकि हवाएं नीचे से ऊपर चलेगी, तो जो ओशन करंट है वो किधर जाएगी, स्थल की तरफ जाएगी। तो इसीलिए आप देखोगे दिन के समय में जो हवाएं चलती हैं, जो समीर चलती है, वो जल से स्थल की तरफ चलती है। क्यों? क्योंकि ये आप देखोगे ये ठंडा है अपेक्षाकृत स्थल के जल, तो हवाएं इधर चलेंगी, क्योंकि ये भारी हवाएं हैं तो इधर जाएंगी, ठीक है। तो अब जब भी आप बीच पे खड़े होंगे दिन में, तो आपको पता चलेगा कि हवाएं आपके मुंह पर आ रही हैं, लग रही हैं। उसका रीज़न है ये। वहीं मान लीजिए रात्रि हो जाएगा, मैंने कहा ना आपसे, अब पूरे दिन आपका पानी गर्म हुआ, शाम होते होते ये इतना गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब सिचुएशन उल्टी होगी, जैसे जैसे सूर्य ढलता चला जाएगा, इसका प्रकाश कम हो जाएगा, स्थल आपका जो रेत है वो ठंडी होती चली जाएगी। कभी आप राजस्थान जाना तो दिन में वहाँ पर रेत जलेगी और रात में रेत एकदम ठंडी हो जाएगी। क्योंकि ये आपने देखा होगा जो थार वाला रीजन है, जो आपका थार मरुस्थल वाला रीजन है, अगर आप उसकी बात कर लें, ठीक है, जो थार वाला रीजन है, थार मरुस्थल, तो जब थार मरुस्थल की आप बात करते हैं ना बच्चे, तो थार मरुस्थल क्या है, दिन में क्या है, अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है। लेकिन जब आप देखोगे रात्रि के समय ये बहुत ठंडा हो जाता है। और इसी समय आप देखोगे जो रेगिस्तान वाला रीजन है, मरुस्थल के रीजन में पाए जाने वाले जितने भी आपको स्पीसीज मिलेंगे वो रात्रिचर मिलते हैं, क्योंकि उस समय रेत ठंडी हो जाती है। क्लियर है नहीं? जो राजस्थान के रहे होंगे, उस रीजन में रहते होंगे, तो उनको आई होप की समझाने की जरूरत नहीं, वो तो समझ जाएंगे। तो अब हो गई है रात, तो अब कंडीशन दूसरी हो जाएगी, क्योंकि अब क्या हो गया है, स्थल जो है जो आपका ठंडा होता चला जा रहा है, ठीक है, हवाएं नीचे बैठ रही हैं और पानी हो गया है गर्म। अब ऐसी स्थिति में आप देखोगे यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक है। अब क्या होंगी, आपकी हवाएं ऊपर उठेंगी, यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये हवाएं ऊपर जा रही हैं। अब इसको स्पेस मिल गया, यहाँ पर जगह खाली होगी, तो हवाएं क्या चलेंगी, अब स्थल से जल की तरफ चढ़ेंगी रात में। तो यहाँ का टेम्परेचर आपको क्या है, आपको अपेक्षाकृत आप देखोगे जल के स्थल का टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आपको मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही होगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही बात है, ठीक है, एकदम सही है कि तटीय क्षेत्रों में अक्सर तापमान में मध्य उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जल भूमि की तुलना में धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका यही एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि भूमि जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। अब जल अपेक्षाकृत भूमि के धीरे धीरे आपको गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो इसका एक बड़ा कारण यही माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चे जिसका भी कमेंट्स था ना ये कि सर ये कथन वाले स्टेटमेंट नहीं हो रहे, अब देखो हो रहे हैं। क्योंकि देखो इसने कहा है, मैं फिर से समझा देता हूँ, इसने यहाँ पर एक शब्द बोला है
कि महोदय बताइए कि तटीय क्षेत्रों में अक्सर तापमान के मध्य अंतर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब ये कह रहा है ऐसा इसलिए होता है, इसका कथन का कारण ये है दूसरा वाला कि जल भूमि की तुलना में धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए आपकी तटीय क्षेत्रों में तापमान के मध्य जो उतार चढ़ाव है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। गॉट इट? आइए, इससे ज़्यादा दूंगा फोकस तो आपको बर्डन लगने लगेगा, ठीक है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज की अपनी भी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट जरूर आपको देते चलूंगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहां पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों के बाईं ओर विपेक्षित कर देता है। अब जरा समझना, ये कोरियोलिस बल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, बाईं ओर चलता है, बाईं ओर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में पाए जाने वाली तीव्र पवनें होती हैं, जो जेट स्ट्रीम होती है, ये तो आपने पढ़ा होगा। जैसे अभी जनवरी और दिसंबर के समय में आपने देखा होगा भारत में उत्तरी इंडिया के अंदर जो आपकी नॉर्थ इंडिया है, ऐसे बना लो बच्चे मैप को, ताकि आपको इजी हो जाएगा मैप बनाने का। मेरी क्लास से कुछ मानो मत मानो, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट लगेगी कि मैं मैप बहुत जल्दी फास्ट बनाता हूँ और आप सीख भी जाएंगे। देखिए, अब जो उत्तरी वाला गोलार्ध वाला रीजन है भारत के, अगर नॉर्थ इंडिया की बात कर ले, ये जो रीजन है, ये जो बेल्ट है, मैं इसको राइट कर देता हूँ, ये जो बेल्ट है, ये थोड़ा और ले लीजिए यहाँ, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर क्या होता है, जेट जो हवाएं होती हैं यहाँ पर आती हैं, एक ऊपर चली जाती है हिमालय से टकरा के, एक नीचे। तो यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में क्या होती है, बरसात होती है। ये हवाएं कहाँ से चलती हैं, तो मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर है उससे चलती हैं, ठीक है, जो आपको इजिप्ट के ऊपर मिलता है। तो ये सही है। तीसरे में कह रहे हैं आपसे, व्यापारिक पवनें अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब कि ITCZ पर अभिसारित होती हैं। जो व्यापारिक पवनें होती हैं, देखो, एक होती है पछुआ पवनें, एक होती हैं व्यापारिक पवनें। जरा समझना, यहाँ पर एक मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है इसमें ये आपको कॉन्सेप्ट पर बेस देखने के लिए मिले रहे, ठीक है। देखो जरा बच्चे, कुछ हवाएं होती हैं जो इस पृथ्वी पर रन करती हैं, समझना, मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये आपका ऊपर है 90 डिग्री। इसको नॉर्थ मान लेंगे, ठीक है, और ऐसे ही सिमिलर आपको साउथ में मिलेगा। तो हवाएं क्या चल रही हैं, ये कुछ हवाएं इधर चलेंगी इस तरीके से, किधर चल रही है बताइएगा, ये पूछ रहे हैं ना आपसे। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों के किधर चलता है, बाईं ओर। जरा समझना, आपके 2 होते हैं राइट, एक होता है दायां, एक होता है बायां। यह है दायां जो आपका लेफ्ट है, और यह है बायां आपका जो राइट है, ठीक है, लेफ्ट राइट, ये तो पता ही है। अब ये कह रहे हैं कि बाईं ओर चलती है, जरा बताइएगा किधर चल रही हैं, ये हवाएं किधर चल रही हैं, बाईं ओर चल रही हैं कि दाईं ओर? नहीं महोदय, ये आपको कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे बाईं ओर। अब जरा समझना, ये नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ वाला रीजन है, यहीं पर अब क्या चलेंगी 30 डिग्री से, अब ये हवाएं इधर चलेंगी, किधर चलेंगी, अब ये 30 डिग्री से इधर चलेंगी, ठीक है, ये इधर ऐसे चलेंगे, सॉरी ये इधर चलेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर चलती हैं। इट्स क्लियर या नो? तो यहां पर चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बाईं ओर नहीं चलती हैं, ये दाईं ओर विक्षेपित करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पर है, समझे कि नहीं। जेट धाराएं मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये कह रहे हैं तीसरे स्टेटमेंट में कि व्यापारिक पवनें अंत उष्णकटिबंधीय मतलब कि ITCZ पर अभिसरित करती हैं। देखो, ये है पृथ्वी, यहाँ पर है 0 डिग्री, ठीक है, ये अर्थ है, और ये 0 डिग्री है। यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर तो हो रही है ना? 5 सेकेंड रुकिएगा यार, एक्चुअल में क्या ना, थोड़ा सा अगर जगह होती है तो थोड़ा बेटर होता है। अब आपको आई होप कि दिख रहा होगा, क्वेश्चन को इधर लाओ, इसको ऐसे बना लो, ये है अर्थ, ठीक है, यहाँ पर है 0 डिग्री, गॉट इट, ये आपको नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, इसको मान लेंगे 30
60 या 45 मान सकते हैं, 66। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से ये ऐसे रहते थे, और ये 90। तो ये है आपका नॉर्थ, वहीं इधर आपको मिलेगा साउथ। ये 30 है, ये 60 है, और ये 90 है। ये 60 डिग्री आपको इधर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जो व्यापारिक पबने होती है, देखो व्यापारिक पबने का मतलब होता है ITCZ। ठीक है, एक होती हैं व्यापारिक पबने। व्यापारिक पबने हमेशा कहाँ चलती हैं, आप देखोगे 0 डिग्री से लगभग ये आपको 23.5 डिग्री वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे। 0 डिग्री से 23.5 या 30 मान लेते हैं, 0 डिग्री से 30 वाले जो रीजन है, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में आपको कौन सी मिलेंगी, ट्रेड विंड मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी, ट्रेड विंड इनको कहा जाता है। गॉट इट। अब ये क्या करती हैं, व्यापारिक जो पबने हैं, आपने देखा होगा ये हमेशा किधर की तरफ चलेंगी, ये इधर चलेंगी। ठीक है, ये किधर, देखो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आपने देखा होगा ये क्या कर रही है, पृथ्वी की पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो ये हवाएं किधर चलती हैं, ये आपको ईस्ट टू वेस्ट चलती है, मतलब कि आपको पूरब से पश्चिम की तरफ ये हवाएं चलती हैं, ट्रेड विंड। ठीक है, ये ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड की उत्पत्ति वही अंग्रेजों के व्यापारिक एकाधिकार के कारण इनकी उत्पत्ति हुई। और इसके साथ साथ फिर आती है आपकी, इसके ऊपर जो चलती हैं ये जो हवाएं चलती हैं, ये चलती हैं पछुआ पवने। ठीक है, ये 30 डिग्री से ऊपर, ठीक है, ये पछुआ पवने चलती हैं, ये आपकी, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। और यहीं पर होता है ITCZ। ITCZ क्या है, एक वह क्षेत्र है जहाँ पर पृथ्वी का जो तापमान, औसतन तापमान है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, इक्वेटर से लगभग 10 डिग्री के नॉर्थ में, 10 डिग्री के साउथ से ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको ITCZ कहते हैं। ठीक है, ये व्यापारिक पबने अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को क्या करती हैं, अभिसारित करती हैं। जब आप देखोगे सूर्य का उत्तरायण होता है तो ITCZ क्या होता है, ऊपर खिसक जाता है। वहीं ठीक है, ये लो प्रेशर जोन होता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ये अपने ज्योग्राफी के नियम हैं। ठीक है, ये आपको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो जब टेम्परेचर कहीं भी हाई होगा, ध्यान में रखना है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे, जब भी टेम्परेचर आपका हाई होगा तो आपका प्रेशर लो होगा। क्यों, ऐसा कारण क्यों है, क्योंकि तापमान जब बढ़ा तो हवाएं ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर चली गई तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि कोई भी इसको प्रेशराइज नहीं करा। प्रेशर कौन बनाता है, आपकी गैसेस बनाती हैं। और मान लीजिए टेम्परेचर आपका लो है तो प्रेशर वहाँ पर हाई होगा, क्योंकि हवाएं क्या हो रही हैं, नीचे बैठ रही हैं, प्रेशर दे रही हैं। ठीक है, तो प्रेशर अधिक होगा। तो ये भी ध्यान में रखना, हमेशा हवाएं क्या होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। बस ये ध्यान आपको रखना है। तो यही होता है। तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा ठीक है और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही पूछा आपसे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आइए क्वेश्चन को दीजिएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। हर किसी ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का नियम हर किसी ने पढ़ा होता है, जो भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट्स है। ठीक है, और आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आपसे बेटर कौन ही जान सकता है। आइए देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता यह है कि किसी भी माह में औसतन तापमान 18 डिग्री सी से कम नहीं होता। देखो, जब आप पृथ्वी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर चीज़ें इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जब आप टेम्परेचर वाले जलवायु वाले रीजन को पढ़ते हैं तो ये एक रीजन होता है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उसके ऊपर आता है उपोष्णकटिबंधीय, ये उसके बाद आता है शीतोष्णकटिबंधीय, उसके बाद आता है शीतकटिबंधीय। इसी शीत के ऊपर आता है टेगा और टुंड्रा, टेगा और टुंड्रा। आई होप कि ये तो आप सभी जानते हैं। तो जो आपका 0 डिग्री से आपका है, ठीक है, 18 डिग्री से, ये जो 0 डिग्री वाला रीजन है इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर पृथ्वी के औसतन तापमान आपको अधिक ही मिलता है, और दिन में शाम को आप देखोगे 2 बजे के पश्चात लगभग 4 बजे पर आसपास यहाँ पर आपको बरसात जरूरी होगी। तो ये भी ध्यान में रखना है।
ठीक है, और डेली बेसिस पे होती है। इसी क्षेत्र में दुनिया के सबसे ज़्यादा वन आपको मिलेंगे, ठीक है, सदाबहार वन यही इन क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है, और लंग्स ऑफ अर्थ कहे जाते हैं अमेजन के बेसिन, अमेजन के जंगल वो यहीं पर मिलेंगे आपको, कई ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पे औसतन अगर टेम्परेचर की बात कर लें, चाहे पृथ्वी पे सूर्य का आप देखोगे उत्तरायण हो या फिर दक्षिणायन हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं कि बी, समूह की जलवायु मुख्य रूप से तापमान के स्थान पर वर्षण से निर्धारित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं क्योंकि उसमें आपको ए बी सी दर्शाता है। चलिए वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को बताइएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा, 8 नंबर, विच अमोंग द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। तो ये आपको बताना है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बताइएगा स्टेटमेंट कितने सही हैं। चलिए तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेयर लेयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। 1 ए बी सी डी, बताइए कौन सा सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 देके रखा हुआ है, ठीक है, बताएं इसका भी करेक्ट आंसर दें। कौन सा राइट आंसर होगा इसका, बताइएगा बच्चे। कोस्टल एरियाज ऑफ्टन एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर वेरिएशन। स्टेटमेंट 2 है कि वाटर हीट अप एंड कूल डाउन स्लोअर देन लैंड, ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर। विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। 12 कोपेन का जो नियम है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस पर भी क्वेश्चन दें, बताइएगा। गॉट इट। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी शिक्षा से संबंधित, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको क्या करेंगे, बताएंगे, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। पहला देखिए, यहाँ पर है भू आकृतियाँ देके रखी हैं। मैंने आपको कहा था, आप सिर मत पकड़िए बच्चे, अब मैंने कहा था कि अच्छे से रिवाइज कर ले। और यूपीएससी का अपना ट्रेंड रहा है, यूपीएससी ने पिछले आप देखोगे 2 से 3 वर्षों में ये ट्रेंड की तरफ जा रहा है, आपसे आकृतियों पर क्या करवा रहा है, मैच द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ये मान के चलिएगा, क्योंकि इसमें पेयर पूछता आपसे कितने युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट मेथड नहीं है कि आप एलिमेंट नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए। तो चलिए पहला देखिएगा क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं आपसे मध्य महासागरीय कटक, जो मध्य महासागरीय कटक है, ठीक है, और जो आपको मिलेगी अटलांटिक महासागर में एस आकार की, ठीक है, तो उसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मध्य महासागरीय कटक जलमग्न ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, क्या ये बात सही है, ठीक है, बताइएगा। दूसरे में कह रहे हैं निगमन द्वीप, समुद्र में गहरी संकीर्ण खाइयां हैं, जो निगमन द्वीप होते हैं क्या वो समुद्र में गहरी संकीर्ण खाइयों के माने जाते हैं। तीसरे में कह रहे हैं खाइयां, जिसको ट्रेच कहते हैं, सपाट जलमग्न समुद्री पर्वत हैं खाइयां। देखो पहली बात तो खाई हमेशा कभी भी ध्यान में रखना, वो सपाट तो मिलेगी नहीं, और जलमग्न, ठीक है, ये ट्रेच की बात कर रहे हैं, ठीक है, खाइयां हैं, ठीक है, चलो, लेकिन सपाट जलमग्न समुद्री क्षेत्र या पर्वत नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। पहला दूसरा भी गलत है, क्योंकि निगमन जो द्वीप होता है, निगमन जो क्षेत्र होता है, जब आप ओशन को पढ़ते हैं तो ये ओशन वाली लेयर होती है,
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कई रीजन आपको मिलते हैं, निगमन वाला मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सपाट रीजन जलमग्न का क्षेत्र आपको मिलता है नीचे बिल्कुल, ठीक है। फिर इस तरीके से इसको कई भागों में बांटा गया होता है। फिर नीचे आपको ये इस तरीके से कुछ क्षेत्र मिलेंगे, यहाँ पर एक खाई जा रही होगी, ठीक है। ये ज्योग्राफी में देखें, कभी पढ़े हो कि नहीं, तो इस तरीके से ये ओशन के अंदर भी होता है। तो देखो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम सही हो जाएगा, परंतु दूसरे स्टेटमेंट को जरा समझना। देखो जो मध्य महासागरीय कटक है अटलांटिक में आपको देखने को मिलेगी, और जलमग्न ज्वालामुखी की पर्वत श्रृंखलाएं हैं एस की आकार की इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल बताइएगा और साउथ बिंदु भी बताइएगा। इन सब के अलावा जो आपकी निगमन द्वीप होते हैं ये आपकी सपाट जलमग्न समुद्र में पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। वहीं खाइयाँ जो ट्रेच होती हैं समुद्र में गहरी संकीर्ण खाइयाँ होती हैं। ये देखो खाई को, तो यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। कितने युग्म सुमेलित है, ठीक है, कितने हैं, तो केवल एक आपका युग्म सुमेलित है। इन तीनों में केवल एक ही आपके सही है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपसे पूछूंगा। आपने ये देखो एक का आपसे नेचर पे पूछ रहा है कि इसका बिहेवियर क्या है और किस तरीके के बन के बारे में पूछ रहा है। यूपीएससी का ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है, कमेंट्स करना है। देखते हैं किस बच्चे का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 पर राइट आंसर आता है, ठीक है। अगर इसका राइट आंसर आएगा तो पर्सनली मैं बोलूँगा टेक्निकल टीम को कि 14 पे आंसर जिसका भी आए मेरे को जरूर शेयर करें, मेरे को जरूर इनवाइट करें, बताएं, ठीक है। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि बच्चे ने कुछ लिखा है या नहीं। और वही बच्चे 14 का राइट आंसर देंगे जिन्होंने वास्तव रूप से ज्योग्राफी को रिवीजन किया होगा। एनी महोगनी अभनुष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन की प्रजातियां हैं। महोगनी होता है, अभनुष होता है, एनी होता है। ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और डी वोरियल वन। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी पूर्वी आप देखोगे क्षेत्र के पहाड़ियों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये खासतौर पर पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। तापमान की बात कर ली जाए तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर तापमान आपको सेल्सियस तक मिलेगा। और इनकी लंबाई की बात कर ले तो लगभग 60 मीटर या उससे भी अधिक इनकी ऊंचाई हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर क्या है। महोगनी अभनुनी। अब तो मैंने बहुत हिंट्स दे दिया, अब तो आपका ये हल्का ही कर दिया क्वेश्चन, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ज्वार भाटे से, टाइड इव इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक मैं आपको बना रहा हूँ, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, मतलब कि जब भी ये ऊपर जाएगा तो इसको बोलेंगे ज्वार, नीचे आएगा ये जो है ये है भाटा, इसको बोलते हैं टाइड इव। ठीक है, टाइड इव, इसको टाइड इव बोलेंगे, ठीक है। जब भी नीचे जाएगा यूं ऐसे हाथ को आप चलाते हैं, दिल है पानी पानी वाला, तो उसी तरीके से आप देखोगे जब भी ये नीचे जाएगा ये भाटा, यहां पर क्या हो जाएगा ज्वार भाटा। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, सर्च कर देना है ज्वार भाटा, तो आपको दिख जाएगा। वो लेयर जो आती है ना ऐसे समुद्र पर ठार, ऊपर को उठ के आएगी तो ज्वार है, नीचे को जा रही है तो भाटा है, ठीक है। बस यही उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दिन में कितनी बार आता है, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, सारी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका। ज्योग्राफी के क्वेश्चन वो बच्चा बहुत सही कर पाता है जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है। और ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा, जब तक आप बच्चे NCERT नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक आपको ये चीज़ें बहुत हार्ड लगेंगी। आपने अच्छे से, मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने आप को 2 वर्ष दे दीजिएगा। यूपीएससी एग्ज़ाम पहले वर्ष मत दीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट्स मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ एज ए एजुकेटेड के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ईयर से अगर आपकी तैयारी होगी और आपको लगता है कि नहीं दे देना चाहिए, मत दीजिएगा। आप नहीं दीजिए एग्ज़ाम, आप वेट करें। जो आप एग्ज़ाम मान लीजिए आपकी आपने तैयारी इसी वर्ष शुरू करी है और 1 साल आपको हुआ है यूपीएससी की तैयारी में, ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात को। तो आप पहले वर्ष में ही अगर सोच रहे हैं कि मोड बना लिया है 2025 में दूंगा और क्रैक करूंगा, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। क्योंकि आपका मेंस गोल हो जाएगा, आपने मेंस की तैयारी नहीं की होगी। और यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कभी कलेक्टर नहीं बनते, मेंस लिखने से कलेक्टर बनते हैं। जिसका मेंस सॉलिड होता है वही कलेक्टर बनता है, वही इंटरव्यू रिकॉल करता है, अन्यथा नहीं, ठीक है।
तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई भी करना है, मेंस भी लिखना है और इंटरव्यू भी रिकॉल करना है और उसके साथ साथ लिस्ट में नंबर लाना है। तो 2 वर्ष आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए और टाला टूले नहीं, उसी डेडिकेशन के साथ जिस दिन से आपने तैयारी स्टार्ट करी थी उस दिन की जोश की एनर्जी आपको 2 साल तक रखनी है। फिर ध्यान दे दीजिए आप, ठीक है। अगर आपका मूड है 25 का, तो अगर आप फर्स्ट 1 ईयर्स हुआ है तो 26 में दीजिएगा और इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा अपने आप को जो आपका अंदर से आवाज़ है कि नहीं, आप फेंको कितने जोर से आपको भाला फेंकना है, हम उसके लिए तैयार। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, पहले ईयर ही दे देते हैं, 4 महीने पढ़ लिए, लगने लगता है अरे वाह आपने पॉलिटी पढ़ ली। बच्चे ऐसे नहीं होता है, बहुत ही इसमें कॉन्सेप्ट हैं, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होता है, फिर जाकर के चीज़ें बनती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। पहला है ज्वार, वृद्ध ज्वार तब आता है, मतलब कि जो तीव्र वाला ज्वार होता है, बड़ा ज्वार कब आएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। जरा समझना यहाँ पर क्या है, देखो ये है आपकी पृथ्वी, इसी के यहाँ पर है एक चांद और इधर है बहुत बड़ा ये सूर्य, ठीक है। जब ये कह रहे हैं सीधी रेखा, मतलब कि ये चांद अगर इधर आ जाए ऐसे, एक तो रेखा ये बन जाएगी, एक रेखा और बनेगी, एक रेखा और बनेगी, ये है पृथ्वी अर्थ और इधर है बड़े वाले सन और इधर थे भाई साहब मोन। तो मोन क्या हो गए, ये मोन इधर आ गए, अब भी ये सीधी रेखा में। तो क्या वृद्ध ज्वार आएगा, जरा बताइए। अगर ये इधर आ गया बीच में, समझना, जब जब ये बीच में आएगा, मतलब कि जब बीच में आएगा तो इस समय होता है आपका सूर्य ग्रहण होता है। इस समय जब भी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो इस समय लगता है चंद्रमा ग्रहण। 1 सेकेंड, क्या लगता है, चंद्रमा ग्रहण लगता है, चंद्रमा ग्रहण, ठीक है, चंद्रमा ग्रहण होता है उस समय। और जब जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो इस समय लगता है आपका सूर्य ग्रहण। क्या लगता है, सूर्य ग्रहण, क्योंकि इस समय पृथ्वी क्या है आपकी, इसके मध्य आ जाती है, तो इसकी परछाई फिर क्या है, चंद्रमा पर पड़ती है, ठीक है। वहीं आप देखोगे चंद्रमा बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। तो ये इस तरीके से होता है। तो क्या वृद्ध ज्वार आता है, बताइएगा। देखिए ये बात कदापि आप देखोगे गलत नहीं हो सकती है, अगर आप पहले स्टेटमेंट को अगर पढ़ लेते हैं तो उसी से आपका आंसर निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है एकदम आपका सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है, इन्होंने ऑप्शंस कर दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शंस तो नीचे दे के रखे हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको आप ए नहीं, इसको 1 करिएगा। ये 1 है आपका, ये 2 है और ये 3 है, ये 1 है, इस तरीके से है ये। तो जो आपका पहला है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अब वृद्ध ज्वार आएगा। दोनों का बल अपना अपना गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो वृद्ध ज्वार आएंगे। दूसरे स्टेटमेंट पे कह रहे हैं आपसे, वृद्ध ज्वार की अपेक्षा निम्न ज्वार का उभार अधिक होता है। ये बात सही है, क्योंकि देखो जब वृद्ध ज्वार होगा तो पृथ्वी की शेप कुछ यूं आकार की हो जाएगी, लेकिन जो निम्न ज्वार होता है अगर आप उसके उभार की बात कर ले, क्योंकि उसमें वृद्ध ज्वार में तो पानी ज़्यादा नहीं है, ऊंचाई तक जाएगा केवल, ठीक है। लेकिन जो निम्न ज्वार होता है ना, उसके अगर पानी की बात कर लें तो उसमें पानी क्या है आपको मिलेगा, लेकिन ये इतना ऊंचा ही जा पाएगा, ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। अब देखिए निम्न ज्वार में पानी ज़्यादा भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये बकवास कर रहा है, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, ज्वारीय धाराएं संकीर्ण खाड़ियों और मुहानों पर अधिक प्रबल होती हैं। आपने देखोगे जब पानी पठार उनके ऐसे टकराता है, शू ऊपर तक उठ जाता है लग के। जैसे मैं कहूँ आपसे, आपको एक चित्र बना देता हूँ, आकृति, ठीक है। मेरा बहुत, जब मैं रिवाइज करता था ज्योग्राफी, मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं भी अपने स्तर पर ज्योग्राफी के कुछ देखता रहता हूँ, चीज़ों को समझने का प्रयास करता रहता हूँ। देखिए अब मान लीजिए जब भी ज्वार आएगा ना, यहाँ मान लीजिए पठार आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे टकराएगी ऊपर पानी उछल जाएगा, यूँ ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसे टकराएगी ऐसे पानी उछल जाएगा। तो ये जो रीजन है ना, ये टूट करके यहाँ से पीछे चला जाएगा, ये इसको इसमें मिला लेगी, ये ऐसे खाई बना देगी, ऊपर पानी जाएगा। तो ये इस तरीके से करता है। तो ये बात सही है कि संकीर्ण खाड़ियों और मुहानों पर अधिक प्रबल हो जाते हैं, वहाँ पर इसकी चोट भी लगती है। तो कौन से सही है, तो आप देखोगे इसमें दूसरा तो गलत है। जब दूसरा गलत है तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो ये एक तरीका है एलिमेंट मेथड का, इनमें तो लग जाता है, ठीक है। तो जहाँ 2 है उसको कट कर दो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर,
बताइएगा 16 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं 16 नंबर का। यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं कि कथन एक है, जैसे महासागरीय धाराओं से प्रवाहित तटीय क्षेत्रों में तापमान सम रहता है। देखो जो महासागरीय धाराएं होती हैं उनसे प्रभावित जो तटीय क्षेत्रों में तापमान क्या है, सम रहता है। अभी मैंने इसका एक क्वेश्चन आपको करवाया था, क्या आपको लग रहा था कि तापमान आपका सम रहेगा या फिर विषम हो जाएगा? जरा बताइएगा, क्या ऐसा होता है कि तापमान आपका सम रहता है और फिर उसके बाद में विषम हो जाता है? ठीक है, कथन पहले में कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब कथन पहले में कह रहे हैं, अब क्यों होता है ऐसा, जरा इसको भी देख लीजिए, होता क्यों है? क्योंकि कथन दूसरे में कह रहे हैं क्योंकि शीतल महासागरीय धाराएं, मतलब कि ठंडी जो धाराएं होती हैं तटीय क्षेत्रों में वर्षण में वृद्धि करती हैं। शीतल से नहीं होता है, कभी भी ठंडी धाराओं से आप देखोगे पानी कम बरसता है। जब गर्म जल धाराएं चलती हैं तो अपने साथ जलवाष्प को लेकर के आती हैं, तो इसका कारण ये तो नहीं है, और ये दूसरा स्टेटमेंट गलत भी है। अब जब दूसरा गलत है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्वेश्चन आपका वैसे ही सही हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा सही नहीं होगा। यहाँ पर देखो दो सही है, यहाँ पर दोनों सही है, यहाँ पर कह रहा है सही नहीं है, तो राइट आंसर तो मिल गया ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, जो आपके महासागरीय धाराओं में प्रवाहित जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें अक्सर अंतर्देशीय क्षेत्रों की तुलना में समताप का अनुभव होता है। अंतर्देशीय का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप इस शब्द को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अंतर्देशीय का मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए जरा इस चीज को जरा महसूस कीजिएगा, यह है वेस्टर्न घाट, यह है ईस्टर्न घाट, क्लियर। यहां पर है आपका जल। 1 सेकेंड, मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं बना करके, उससे समझा दूंगा। देखिए ये आपका बन गया है, ठीक है, ये आपका जल है मान लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है ना, ये कह रहा है, इसमें कहा गया पहले स्टेटमेंट में कि जो तटीय क्षेत्रों में समान एक अनुभव प्रतीत होता है, हालांकि प्योर समान नहीं कहोगे लेकिन एक समान अनुभव होता ही है। जब आप महोदय इस रीजन में जाओगे अंदर वाले क्षेत्र में, देखो यहां पर है वेस्टर्न घाट, तो यहां पर आपको एक पर्वत पठारों की लेयर मिल रही है, ये पर्वत आपको पठार मिल रहे हैं यहाँ। तो जो हवाएं चल रही हैं, देखो जो शीत हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं एकदम, वो कहाँ चलेंगी? वो ठंडी हवाएं ओशन से यूं आएंगी और यूं टकराएंगी और यहाँ चलेंगी। तो इधर तो ठंडी हवाएं आ रही हैं, थोड़ी सी ठंडी हवाएं, हालांकि ये प्योर ठंडी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जब आप आंतरिक क्षेत्र की बात करोगे, इस आंतरिक क्षेत्र की बात करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो दूर तक ओशन नहीं है, और जैसे जैसे आप स्थल से जल की तरफ, थोड़ी जल से स्थल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर आपको बढ़ता है। तो इस क्षेत्र में टेम्परेचर क्या है? हाई है। टेम्परेचर क्या है? आपको हाई है। तो अपेक्षाकृत आप देखोगे ये जो रीजन है, कोस्टल का जो जोन है, ये जो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका तापमान सम रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। अंडमान निकोबार दोनों क्या है, 9 डिग्री से अलग होते हैं कि 10 डिग्री से अलग होते हैं? जरा बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे यार, इतने इतने अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप देखोगे 9 डिग्री चैनल, ठीक है, एक मैं अभी आपको बताऊंगा, बट आपसे मुझे इसका क्वेश्चन पूछना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे में कह रहे हैं अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह पूर्णतः प्रवाल निक्षेपित है और यही 10 डिग्री से अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रवाल निक्षेपित है, कौन सा सही है? केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 17 का आप ही से क्वेश्चन मुझे पूछना है, बहुत इजी है। मैं ज्योग्राफी की क्लासेस मैंने कई करवा दी हैं आपको, टेस्ट भी इस पे कई करवा दिए हैं, तो इसका राइट आंसर कमेंट्स करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। मैं आपको अंडमान के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको देखने के मिलते हैं बंगाल की खाड़ी में,
और इसमें लगभग अगर देखें तो 572 द्वीप इसमें शामिल है। ठीक है, दो व्यापक क्षेत्र हैं, एक है आपको उत्तरी अंडमान और दक्षिण में निकोबार है, और ये पृथक करता है -9 डिग्री चैनल से। ठीक है, और ऐसा ही आपको जलमग्न द्वीप आपको छोटे छोटे द्वीपों में आपको निर्मित मिलता है, जिसमें वोरेन द्वीप, ठीक है, नारकुंडम ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय है वोरेन द्वीप पर। ठीक है, वोरेन जो आपकी ज्वालामुखी है, नारकुंडम है, वो सुषुप्त है। सैंडल पीक पर सबसे ऊंची चोटी है इसकी। अरब सागर द्वीप समूह में आप देखोगे मिनिकॉय है, और संपूर्ण द्वीप समूह डैश चीज से बने होते हैं, और लगभग इसमें 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 पर लोग रहते हैं। और मिनिकॉय लगभग 453 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, ये ध्यान रखना। और मेरी तरफ से ये मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर कई बार ये आप देखोगे चर्चाओं में भी रहा था, क्योंकि मालदीव ने गो बैक इंडिया के नारे लगाए थे, और प्रधानमंत्री ने तभी तुरंत आप देखोगे लक्षद्वीप का विजिट किया था। अब देखो आप कह रहे हैं ना करंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आते हैं। आपको करंट भी तो लिंक करना आना चाहिए। आप बैठ जाते हैं करंट पढ़ने, नहीं बच्चे, करंट को स्टैटिक पोर्शन से आपको क्या करना है, जोड़ना है, कनेक्ट करना है। और पीटी 365 विजन आईएएस का यही हमें सिखाएगा, और वहाँ से मैं आपके क्वेश्चन को कई तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, आप कमेंट्स करना है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या करेंगे, कमेंट्स करने का प्रयास करेंगे। गॉट इट? आइए, ये भी इजी है। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। झारखंड, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा उपर्युक्त कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, जो कर्क रेखा है, अगर हम देखें पृथ्वी की, अगर हम बात कर लें, थोड़ा मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, शायद नीचे इस पे कहीं मिले स्पेस। ओके, यहाँ पर है। चलिए देखिए, इसको समझ लेते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ रिकॉल करवाना चाहता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। देखिए बच्चे, ये है पृथ्वी। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर आप जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में, किसमें, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हो, तो यहाँ पर मिलती है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि आपको यहाँ पर कर्क रेखा मिलेगी। उसके बाद नीचे आप आते हो तो यहाँ पर मिलती है 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन, यहाँ पर जिसको मकर रेखा कहा जाता है। चाहे तो आप कर्क ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मकर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे आप ऐसे लिखें। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे, ये जो कर्क रेखा है, अगर आप स्टेटमेंट के थ्रू चलोगे, ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू चलोगे, तो यहां पर आपसे पूछा है कि ये कितने देशों से होकर गुजरती है। समझना बच्चे, तो ये नॉर्थ में कितने जो राज्य हैं भारत के देशों से कई से होकर गुजरती है ये। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। मध्य जो अमेरिका वाला रीजन है उससे गुजरती है। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप के, और अफ्रीका के नॉर्थ वाले रीजन से होकर के गुजरती है, पाकिस्तान से गुजरती है, ईरान से, भारत से, यूएई, सऊदी अरब से, ठीक है, उधर म्यांमार से, ठीक है, थाईलैंड नहीं, थाईलैंड नहीं जाती है, म्यांमार चली जाती है, थाईलैंड उधर, और आगे ये जाती है, ठीक है, वियतनाम, फिर आगे चली जाती है। तो इसी के बारे में आपसे पूछा। देखो, अगर हम भारत की बात कर ले, भारत क्या है, आपको उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, और यहीं से गुजर रही है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चे? कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं उनको जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आरजे बोले तो राजस्थान, इसके बाद में आता है गुजरात सबसे पहले, सॉरी गलत नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में सबसे पहले आता है आपका गुजरात, उसके बाद में आता है राजस्थान, फिर उसके बाद में आता है आपका एमपी मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में आता है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में आता है आपका झारखंड जेएच, उसके पश्चात आता है वेस्ट बंगाल। आगे जाओगे वेस्ट बंगाल से आगे आपका आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा से जैसे आप आगे जाते हो तो वहाँ पर आपको मिजोरम मिलता है, एमजेड जिसको हम कहते हैं। तो ये 8 राज्य हैं, आपको 8 राज्य यू पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं। आप देखिए कौन कौन से राज्य हैं। झारखंड बिल्कुल है, राजस्थान है बिल्कुल है, त्रिपुरा है बिल्कुल है, छत्तीसगढ़ है। क्या मणिपुर से गुजरती है? तो आप कहोगे मणिपुर से नहीं गुजरती है, बल्कि मिजोरम से गुजरती है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, किससे गुजरती है? मिजोरम से होकर के
मिजोरम से होकर के ये गुजरती है, ना कि मणिपुर से। तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो आपसे पूछा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 1 2 3 4, तो आपको होगी केवल 4 इसमें दिए रखे हैं, वैसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चे, क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कौन सी मानसूनी जलवायु आपको देखने के लिए मिलती है? मुझे तो लगता है कि मैं आपसे इसी क्लास के माध्यम से फुल टेस्ट, मतलब कि इतना बेस्ट टेस्ट है ये, फुल रिवाइज करवा रहा है आपका। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरा रिवीजन, ठीक है, पूरा रिवीजन। देखिए ये में कह रहे हैं कि ग्रीष्म काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च दाब प्राणियों की व्यापकता होती है। ग्रीष्म काल मतलब गर्मियों में क्या आप पे उच्च दाब होता है? भाई आपसे मैं पूछूं जरा कि जब सूर्य का उत्तरायण हो जाता है और टेम्परेचर भारत में आप देखोगे बढ़ के 50 डिग्री के आसपास चला जाता है, एवरेज टेम्परेचर लगभग 40 के आसपास, 40 से 45 रहता है अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात कर लें। तो ये कह रहे हैं कि उच्च दाब, दाब कब होगा? देखो दाब मानी होता है प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब कि कब होगा? जब आपके यहाँ पर शीत होगी, ठंडी होगी, ठीक है, ग्रीष्म नहीं। तो ये तो गलत है। बी में कह रहे हैं वर्ष भर एक समान वर्षा, ऐसा नहीं है, एक समान वर्षा नहीं होती है। अभी देखो शीत ऋतु में वेस्टर्न, ठीक है, जो विंड आ रही है उससे नहीं होती है, बल्कि किससे हो रही है? जो कि आपकी जेट स्ट्रीम है उसकी वजह से हो रही है। तो ये भी गलत है। सम तापमान परिवर्तनीयता, ये भी नहीं है, सम तापमान परिवर्तन नहीं है, विषम तापमान परिवर्तन है। कहीं पर आपको, जैसे आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? 1000 से 1200 सेंटीमीटर तक कहाँ होती है? मोहसिन राम का क्षेत्र है कहाँ? मेघालय वाले रीजन में होती है, गारो खासी हिल्स वाले क्षेत्र में। और दुनिया का सबसे ठंडा जो है आपको रीजन कहाँ पर मिलेगा? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर में मिलेगा। वहाँ पर -50 डिग्री से आप देखोगे टेम्परेचर आगे, मतलब कि आप देखोगे कमी नहीं होता है, और ज़्यादा हो जाता है। इन सब के अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें, हाईएस्ट टेम्परेचर भारत में देखें तो 56 डिग्री सी से प्लस में चला गया था, ठीक है। ये राजस्थान के इस बार का 2025 की गर्मी है उसका रिकॉर्ड है। तो ये भी गलत है। वहीं अगर आप देखोगे जो डी है, ये कह रहे हैं कि पवनों का ऋतु के अनुसार उत्क्रमण होता है। बिल्कुल, पवनें क्या है, ये ऋतु के अनुसार चलती है और भारतीय मानसून में यही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 30 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन 40 नंबर क्वेश्चन, मिनी महोगनी एवॉन। 50 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन में वहाँ पर ABC लिख दिए थे ना, अब यहाँ पर 1 2 3 लिखे हुए हैं, क्योंकि हमेशा पेपर भी ऐसे ही आपका बनता है। ये टेस्ट हमेशा इंग्लिश में बनता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? हिंदी में, ट्रांसलेशन। समझे कि नहीं? वैसे UPSC करती है, ऐसे ये करते हैं। पेपर आपके इसमें बनते हैं इंग्लिश में। 16वें नंबर, 16वें नंबर के और ये स्टेटमेंट हो, कोल्ड ओशियन करंट इंक्रीज precipitation along coastal region। 17 का तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि राइट आंसर बताएं इसका, कमेंट्स करें। देखते हैं कि कितने बच्चे सही देते हैं। और बताइएगा बच्चे कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं जो क्लास को देख रहे हैं, वो लिखें, अपना नाम लिखते हैं उसमें और इंग्लिश मीडियम करके लिखें इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मैं एक नई चीज़ मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा लिखें वो इंग्लिश मीडियम के हम। और पक्के होने चाहिए, ऐसा ना कि इंग्लिश मीडियम के पक्के होने चाहिए। 19 नंबर, ओके नेक्स्ट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं कह रहा हूँ ना, पूरा टेस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा, बल्ले बल्ले है इस टेस्ट में। आपकी पूरी ज्योग्राफी रिवाइज हो रही है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पर आपका हर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, ज्योग्राफी के विभिन्न कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, ओशियनोग्राफी हो, क्लाइमेट हो, ठीक है, चाहे आपकी कॉन्टिनेंटल आपकी ज्योग्राफी हो, जियोमॉर्फोलॉजी हो, सॉरी, सभी के आपको यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। 20 नंबर है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में ठीक ठाक मात्रा में मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर
के बीच होती है, जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। क्या ऐसा होता है कि 70 से आप देखोगे 20 के बीच में होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है? बात एकदम सही है, एकदम सही है। इसमें 70 से इसके बीच के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्र सीमांत क्षेत्रों का यह है, आर्द्र पर्णपाती वनों को परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि शुष्क सीमांत क्षेत्रों में कांटेदार वन परिवर्तित होते हैं। तो इसलिए आपका सही है। दूसरे में कह रहा है ये वन प्रायद्वीपीय के वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये बात भी एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आप देखोगे सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वन प्राय उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में मिलते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन एक तरीके से वर्कानुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहां सागवान और अन्य पेड़ों के बीच में हरी भरी घासें भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये ध्यान में रखना है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों पर पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नगर पेड़ खड़े रह जाते हैं। अभी वर्तमान में आप देखोगे तो ऐसे ही नज़ारे आपको मिलेंगे। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ों में मुख्य रूप से तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, वैर, खजूर, अक्षरवुड इत्यादि राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिण भागों में कम वर्षा वाले अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल आपको देखती हुई नजर आ रही है। गॉट इट? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हर जगह मैं कह रहा हूँ ना, आपका तो रिवीजन होता चल रहा है, बल्ले बल्ले आपकी इस क्लास के माध्यम से हो रही है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में योगदान दिया? ये आपका बेसिकली क्या है, थॉट पर आधारित क्वेश्चन है। ये आपके थॉट्स डेवलप करेंगे, और ये कब डेवलप होते हैं? पढ़ते समय, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, मैं आपसे कहता हूँ खूब पढ़िएगा, जितना हो सके उतना पढ़ें, जितना हो सके उतना पढ़ें, ठीक है। मैंने भी बहुत पढ़ा है, आप भी खूब दबा के पढ़ें। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन बायर फैमिली का आप सभी का भाई हूँ, ठीक है, मित्र हूँ, दोस्त हूँ। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सही डायरेक्शन बता सकूँ, ठीक है। आप इस क्लास को तब देखें जब आप रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं टेस्ट देना चाहिए, तो टेस्ट देना चाहिए, तो जाओ फिर देखो एजुकेशन बायर सिविल सर्विस आपको दे तो रहा है निःशुल्क में सारी चीज़ें। तो इसलिए बट मैं आपसे ये जरूर विनम्र विनती करूँगा, चैनल को जितना हो सके अपने परिवार को विस्तार करें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप क्लास तो देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट्स करना भूल ही जाते हैं, क्योंकि लाइक करने से क्लास आपको दूर तक, मतलब कि अन्य बिगिनर एस्पिरेंट्स तक भी पहुंचती है, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चे, जितना प्यार आप दे रहे हैं। ऐसी कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिएगा। मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूँ लगातार शिक्षा के माध्यम में, एक नई सीरीज, एक नए जोश और उमंग के साथ में। आइए क्वेश्चन पर। तो बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। जैसे पहला है, आदिकालीन वायुमंडल का ह्रास हुआ। क्या ऐसा देखने के लिए मिला कि आदिकालीन वायुमंडल का ह्रास हो रहा था? ये सारी चीज़ें थी। दूसरे में कह रहे हैं पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये भी ठीक है। सौर पवन, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 2 और 3, डी 1 2 3 और 4। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। आप कहोगे बिल्कुल आदिकाल वायुमंडल का ह्रास हुआ था, तभी तो जाकर की चीज़ें क्यों हुई थी, ठंडी हुई थी पृथ्वी। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वहाँ पर आपको गर्म मिलेगा, जिसको दुर्बल मंडल क्षेत्र कहते हैं। मेंटल का अपर वाला जो रीजन होता है, ठीक है, उस वाले रीजन की बात कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल दिया गया? ऑक्सीजन में बदल दिया गया, ऑक्सीजन में, पेड़ पौधों के द्वारा। और सौर पवन आप सभी जानते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बस आपको समझना होता है। गॉट इट? लीजिए, हिमालय की सैर कर ले बच्चे। सर्दी का जमाना है, मनाली और कुल्लू मनाली लोग जा रहे हैं, तो यहीं पर भी आ जाइए, हिमालय के क्वेश्चन पर भी थोड़ा देख ले। हिमालय अपवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा रिवर बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये हिमालय की नदियाँ जिसने भी पढ़ी होंगी, हिमालय की नदियाँ 12 नदियाँ होती हैं, युवावस्था की नदियाँ हैं। ये अपने मार्ग के परिवर्तन को करने के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं में जलोढ़ के मैदान बनते हैं, ठीक है। इनका सोर्स क्या है? हिमालय है। और ये खास तौर पर वर्ष भर बहती हैं, ये हमेशा सूखती नहीं है। कम पानी ज़्यादा हो जाता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, और बरसात के दिनों में बाढ़ का एक कारण ये बनती है। इट्स क्लियर है ना? चलिए, पहला कथन है आपका, हिमालय की नदियाँ 12मासी प्रकृति की हैं। बात एकदम सही है, ये 12मासी है। इन नदियों का उद्गम हिमालय के मैदानी और बर्फ के ढके क्षेत्रों में हुआ। ये भी बात ठीक है, क्योंकि इनका उद्गम जो क्षेत्र हुआ है ये हिमालय से ही होता है। जब हिमालय आपका पिघलता है तो एक लेक में जाता है पानी, और उसी लेक से आप देखोगे फिर वो आगे
रन करता है, फिर वहीं से आपको वाटरफॉल मिलते हैं। वो वाटरफॉल, कई छोटे बड़े वाटरफॉल एक जगह मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ गंगा का, उसमें कई छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ये कई नदियाँ उसमें मिलती हैं, ठीक है। और जब जाकर के गंगा का निर्माण हरिद्वार में होता है। तीसरा कह रहे हैं कि इन नदियों के पर्वतीय मार्गों में चौड़ी और प्राणित ढालयुक्त घाटियां हैं। चौड़ी नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़ी ही संकीर्ण क्षेत्र आपको मिलती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, और कई बार तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे बहती हैं, किसके, विलुप्त हो जाती हैं, जिसको भावर का रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, भावर। ये भावर रीजन है जहाँ पर नदियाँ आपको दिखाई भी नहीं देंगी, छोटे छोटे भागों में ये नदियाँ बहती हैं। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, पहला दूसरा ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो जहाँ 3 है वो कट कर दो, आंसर भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि इन सब में 3-3 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट, ओके। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे, कह दो बस इनसे, बहुत ही सीधे साधे बच्चे हैं। आपको टीचर, बड़े अच्छे टीचर मिल गया, मैं अपनी तारीफ अपने आप कर लेता हूँ। बताइएगा मैं कैसा टीचर हूँ, ठीक है, बताइएगा बच्चे मैं टीचर कैसा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई हुई आपको कुछ समझ में आता है या बस ऐसे ही देखते रहते हो, बताइएगा। मैं मजाक सेट से आपसे पूछ रहा हूँ, सीरियसली फीडबैक दीजिएगा मेरी टीचिंग को लेकर के। मैं आपको कैसा, कितने स्टार देते हैं देखता हूँ। मेरे को लेकर के आपके मन में जो भी विचार रहते हैं बोलिएगा। देखिए मेरी आपको आवाज़ सही लगती है, जो मैं आपके साथ में नॉलेज शेयर करता हूँ, कम समय में अधिक आउटपुट देता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन को मैं टैकल करने का जो स्टाइल है वो किस मतलब आप बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे, आपको जो लगता है निर्मल मन से, सच्चे दिल से आप बताएं, ठीक है। आपको लगता है गलत पढ़ाते हैं तो गलत बताइए, सही पढ़ाते हैं तो सही बताइए, एवरेज है तो एवरेज, जो भी बताना है बताइए। 3 आपके पास, बताइएगा, जरूर बताइएगा। 23 में कह रहे हैं पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप भारत को देखते हैं, यहीं पे बना देते हैं इसके ऊपर, अगर आप भारत को देखते हैं तो ये पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। ये है बच्चे आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट को आप बिना दर्रों के पार नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर दर्रे ही हैं, ठीक है। और यहीं पर आपको क्या मिलती है, आपको यहीं पर लेटराइट सोयल भी आपको मिलती है। और ये कई राज्यों में बांटा हुआ है, जिसमें आपको होगी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। आइए देखते हैं, ये हिमालय से भी प्राचीन है जो पश्चिमी घाट है, बिल्कुल, क्योंकि ये आज का नहीं है, ये एक तरीके से आप देखोगे प्लाइस्टोसीन युग का एक माना जाता है। गोंडवाना लैंड जब प्लेट विवर्तन की आपका हुआ था, जब टूटा था, विखंडन हुआ था, तो तब का है ये। बिल्कुल बहुत ही सही बात है कि जो पहला स्टेटमेंट है एकदम सही है कि ये हिमालय से भी प्राचीन माना जाता है। और जो भी आपको इस घाट में बहने वाली नदियां हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है उसमें बहने वाली जो नदियां हैं वो हिमालय नदियों से पुरानी नदियां मानी जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है यह केवल कुछ विच्छेदित भागों के साथ एक अनवरत श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे कई छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, जिसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से कई श्रृंखलाएं बनाने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। ये बात भी एकदम आपकी सही है। वहीं अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी की बात यहाँ पर की जा रही है। पश्चिमी घाट की सबसे चोटी तमिलनाडु की दोदा बेटा, देखो ये कह रहे हैं तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, नहीं, मैं आपको बता दूं कि सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। कौन सी है, लिख लीजिएगा, ये पूछी जाती है बार बार, अनाईमुडी। और इसकी हाइट की बात कर ले अनाईमुडी की, तो ये है आपकी 2695 मीटर। वही दोदा बेटा की बात कर ले, ये जो दोदा बेटा है अगर आप देखें, ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान में रखना। नीलगिरी पहाड़ी ये आपको मिलती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर आपको मिलेगी, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों को जोड़ती है। तो इसी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी अगर ऊंचाई की बात कर ले तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी, और ये खासतौर पर तमिलनाडु में आपको बिल्कुल नीचे मिलेगी अनाईमुडी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, मतलब कि जो पहला और दूसरा ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तीसरा गलत है, पहला दूसरा ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनता है आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, मतलब कि 1 और 2 दोनों। गॉट इट। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आपसे
भारत में मानसूनी वर्षा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वही जून के समय में होने वाली जो वर्षा होती है उसको मानसूनी वर्षा कहते हैं, और ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलती है, लगभग अक्टूबर तक, ठीक है। और दिसंबर में तो लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, अक्टूबर नवंबर में तो, ठीक है। उससे पहले जो जून जुलाई में पड़ती है वो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, वेस्टर्न, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब कि ITCZ दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि जो ITCZ है, जब आप देखोगे सूर्य का उत्तरायण होता है तो ये ऊपर खिसक जाता है। अब ये ऊपर खिसक जाएगा तो ये क्या करेगा, क्या इसमें भूमिका आपकी निभाता है या नहीं निभाता है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, क्योंकि आप देखोगे भूमध्य रेखा के निकट निम्न दाब क्षेत्र होता है, और जब निम्न दाब जहाँ क्षेत्र होगा तो वहाँ तो हवाएं चलेंगी, व्यापारिक पवनें वहाँ पर मिल जाती हैं, जिसके कारण ग्रीष्मकाल के दौरान यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप पर उत्तर की ओर बढ़ जाता है, जिससे हिंद महासागर के आर्द्र दक्षिण पश्चिम से क्षेत्र मानसूनी पवनें आती हैं और बारिश करवा देती हैं। तो बात सही है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि मानसूनी वर्षा की तीव्रता प्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी जेट धाराओं की प्रबलता से प्रभावित होती है। देखिए, आप देखोगे क्योंकि जब जून का महीना होता है तो सूर्य उत्तरायण हो जाता है, मतलब कि कर्क रेखा पर चमकता है, तो जो जेट स्ट्रीम है ये ऊपर खिसक जाती है, ठीक है, ये ऊपर चली जाती हैं, तो इससे भारतीय मानसून पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है कि ये तीव्र प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रही हैं, जेट धाराओं में प्रबलता को प्रभावित करती हैं, ऐसा नहीं है। तीसरे में कह रहे हैं पूर्वोत्तर मानसूनी कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये बात एकदम आप देखोगे सही हो जाएगी। कोरो जो मंडल तट है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, पूर्वी घाट पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, अगर आप कहें कि ये इंडिया है और इसका यहाँ पर कोरोमंडल तट आपको मिलता है, यही है आपका कोरोमंडल तट, ठीक है, पूर्वी। यहाँ पर शीतकाल में जो आपका लौटता हुआ मानसून होता है, यहाँ पर बरसात होती है, क्योंकि ये पवनें वेस्ट बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से, सॉरी, वे बंगाल से पानी को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पर बरसात कराती है। तो ये बात एकदम सही है। यहाँ पर आप देखोगे आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, अब आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कितने सही हैं। देखो, अब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जहां दो है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर ना ए है ना बी है और ना, सॉरी, ना ए ना सी ना डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, ठीक है। चलिए, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, देते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। बट फीडबैक दीजिएगा मेरी टीचिंग के स्टाइल को, बताइए कैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। नदी देके रखी है और इसके डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित शहर आपसे पूछे, जैसे कृष्णा है, ठीक है, काकीनाडा, गोदावरी विजयवाड़ा, कावेरी तंजावुर और महानदी कटक। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है। केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 4 और केवल 3, सॉरी, डी सभी 4। तो वीडियो को पोस्ट करें, बताइएगा इसमें कितने सही हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक मैप शो कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए, ये मैप है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। जरा मुझे बताना, देखिए कृष्णा, जैसे सबसे पहले आएगी आपकी गोदावरी, यहाँ पर है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो ये है आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बह गई या फिर पै गई, और यहीं पर आपको मिलती है पन्नार, ठीक है। और यहाँ पर बहती है, ये आपको इस तरीके से आ रही है इधर, जो बे बंगाल अरब सागर में गिरती है खंबात की खाड़ी में, तो इसको बोलते हैं नर्मदा। यहीं पर एक पैर ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं महानदी। इसके ऊपर जो है गोदावरी के ऊपर आपको यहाँ पर मिलती है एक नदी है स्वर्णरेखा। इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर मिलती है आपको स्वर्णरेखा के ऊपर पश्चिम बंगाल में ब्राह्मणी। तो ऐसे कुछ नदियां हैं, ये याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे कि कितने इसमें सही सुमेलित हैं, ठीक है, आपको बताना है। जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, परंतु चलते चलते इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम दिखाएंगे क्वेश्चन, फिर उसके बाद में हम क्लास को लेंगे आपसे विदायगी। बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे के रखे हैं, ये ऑप्शंस हैं 21,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमोस्फियर? सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन below. Okay. 22. Consider the following statement regarding the Himalaya range system. 1 2 3 A B C D बताइए करेक्ट आंसर. 23. With reference to the Western Ghat, consider the following statement. Statement 1 2 3. Which of the statement given above is are correct? A B C D बताइएगा कौन सा राइट है. 24. Consider the following statement regarding monsoon rainfall in India. 1 2 3. Which of the statement given above are correct? वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर दें A B C D. 25 आपको बताना ही है, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर वाला क्वेश्चन है, कितने आपके सही हैं. तो प्यारे बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर इसके सेकंड में. तब तक के लिए मन लगा के रिवीजन करते रहिएगा, अन्य टॉपिक को भी कंटिन्यूसली देखते रहिएगा. आज की क्लास में लेते हैं विदाई की और तब तक के लिए धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक, बाय.